गुड मॉर्निंग दोस्तों, मधुबन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न। जितने भी हमने पीछे जितने भी टॉपिक पढ़े थे उन सभी से बनने वाले महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनका आज हम अभ्यास करेंगे। देखिए पहला प्रश्न, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? देखिए छात्रा, छात्रा स्त्रीलिंग शब्द है। पृथ्वी ये भी स्त्रीलिंग है। वधु ये भी स्त्रीलिंग है। जीवन ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, क्योंकि हमने पिछले अध्याय में भी एक ट्रिक्स देखी थी कि आर डी जुडियास बाप असम सबदेव वृक्ष द्वांग, इनसे बनने वाले ट्रिक्स से जितने भी शब्द हैं वो कौन से कहलाएंगे? पुल्लिंग कहलाएंगे। तो इसलिए जो जीवन शब्द है वो स्त्रीलिंग नहीं है। अगला प्रश्न, नर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए नर शब्द से बनने वाला स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है? देखिए अ नारी, ब औरत, स स्त्री और द लड़की। तो नर शब्द से जो बनेगा वो क्या बनेगा? नारी, नर ई क्या बन जाएगा? नारी। तो नर शब्द से बनने वाला स्त्रीलिंग शब्द है नारी। तीसरा है वीर, स्त्रीलिंग शब्द है। देखो वीर शब्द है, उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? भाई वीर है तो वीरान ये नहीं होगा, वीरता ये भी नहीं होगा, साहसी ये नहीं होगा, ये साहसी तो ये होगा इसका वीरांगना। वीर वीरांगना, वीर तो क्या हो जाएगा? वीरांगना। तो वीर शब्द से बनने वाला स्त्रीलिंग शब्द है वीरांगना। प्रश्न नंबर 4, युवती का पुल्लिंग शब्द है। युवती जो शब्द है इसका पुल्लिंग क्या होगा? लड़का क्या होगा? लड़की, मनुष्य, इसका क्या हो जाएगा? युवक, आदमी का औरत हो जाएगा। तो युवती से बनने वाला जो पुल्लिंग शब्द होगा वो होगा युवक। युवक और युवती, लड़का का लड़की हो गया, आदमी का औरत हो गया, और युवक क्या हो जाएगा? युवती हो जाएगा। फिर है 5वां, दासी का पुल्लिंग है। भाई दासी का पुल्लिंग है, दासी क्या होगा? देखो सेवक नहीं होगा, नौकर भी नहीं होगा, मजदूर भी नहीं होगा। तो दासी क्या हो जाएगा? दास। भाई दास का क्या? दास और दासी। तो दासी का जो पुल्लिंग होगा वो क्या हो जाएगा? दास। दासी स्त्रीलिंग है, इसको जब हम पुल्लिंग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? दास हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, कवि है उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? कविता नहीं होगा, गायिका क्या हो जाएगा? गायिका हो जाएगा गायिका। काव्य नहीं होगा, क्या हो जाएगा? कवयित्री। कवि क्या हो जाएगा? कवयित्री। तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग होगा कवयित्री। प्रश्न नंबर 7, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं या कितने प्रकार के हैं? देखिए ये तीन प्रकार के जो होते हैं वो किस में होते हैं? संस्कृत में होते हैं। बस तीन प्रकार कितने होते हैं? किस में होते हैं? संस्कृत। पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन और तीसरा बहुवचन। 4 नहीं होते हैं, 5 भी नहीं होते हैं। कितने होंगे? 2 प्रकार के। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। 3 प्रकार के इसमें होते हैं, संस्कृत में होते हैं। तो हिंदी में वचन होंगे 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। जब एक व्यक्ति वस्तु प्राणी का बोल होता है एक वचन और एक से अधिक का बोल होता है वो होता है बहुवचन। अगले प्रश्न नंबर 9, कौन से वाक्य में बहुवचन सही प्रयुक्त हुआ है? कि हमको वो वाक्य देखना है जिसमें बहुवचन सही रूप से प्रयुक्त हुआ है। गायों घास खाती है, यहाँ पे भी ये भी गलत है, गायों नहीं होगा। गायों घास खाती है, ये भी नहीं होगा। गाय घास खाती है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये किसका वाक्य हो गया? ये एक वचन का हो गया। और हमको पूछा जा रहा है बहुवचन सही प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर तो ये प्रयुक्त सही नहीं हो रहे। और यहाँ पर पूरा वाक्य किस में है? एक वचन में। तो देखिए गायें घास, सॉरी ये मिसिंग हो गई यहाँ पर,
गायें घास खाती है। क्या खाती है? घास। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। हो जाएगा राइट कि गायें घास खाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, पेड़ से पत्ता गिरता है वाक्य में पेड़ शब्द का कारक है, या पेड़ शब्द में कारक है। पेड़ से पत्ता गिरता है वाक्य में पेड़ शब्द में कारक है। देखो हमको पेड़ से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में कारक देखना। कर्ता कारक, कर्ता कारक देखिए, कर्ता होता है क्रिया को करने वाला, तो यहाँ पर क्रिया नहीं हो रही है भाई, क्रिया को करने वाला नहीं है, यहाँ पर गिर रहा है पेड़ से पत्ता, तो ये कारक इसमें नहीं होगा। दूसरा है करण कारक। तो करण कारक की परिभाषा होती है कि वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है, साधन या माध्यम से क्रिया करता, तो यहाँ तो ना तो साधन है ना ही कोई माध्यम है, तो यहाँ पर करण कारक भी नहीं होगा। फिर है अपादान कारक। कौन सा है? अपादान कारक। तो अपादान की परिभाषा है कि पृथक होना। अपादान का अर्थ क्या होता है? पृथक होना, यानी अलग होना। और संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से क्या होता है? अलग होने का या तुलना करने का भाव होता है, वहाँ होता है अपादान कारक। तो यहाँ पर तुलना नहीं हो रही, यहाँ पर तो क्या हो रहा है? अलग हो रहा है कि पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यहाँ पर किसके क्या होने का भाव हो रहा है? अलग होने का भाव आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक। कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक। अधिकरण कारक, इसकी परिभाषा एक बार देख लीजिए कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया की या क्रिया के आधार का बोध होता है, क्रिया का जो आधार होता है ना, जहाँ से क्रिया हो रही है उसका क्या आधार है, उस आधार का बोध होगा, उसका अधिकरण कारक कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, पंडित जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। तो पंडित जी शब्द में कारक है। देखो पंडित जी ने कि बड़े प्रेम से भोजन किया, तो पंडित जी शब्द में कारक है। तो पहले हमने पढ़ा था कि जब पंडित जी पहुंचा तो पंडित क्या है? क्रिया को करने वाले। और क्रिया को जो करने वाला होता है वो कौन सा कारक होता है उसमें? भाई क्रिया को जो करने वाला होता है कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक। तो यहाँ पर जो पंडित जी शब्द है, इस पंडित शब्द में कौन सा कारक है? कर्ता कारक। इसकी विभक्ति है कर्ता ने। कौन सी विभक्ति है? ने। तो पंडित जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया, तो पंडित जी में इसमें कौन सा कारक आएगा? कर्ता कारक आ जाएगा। प्रश्न नंबर 12, राजा ने गरीबों को कंबल दिए। गरीबों को में कारक है। तो देखिए राजा इसमें कर्ता हो गया, गरीबों को कंबल दिए। तो हमने पहले पढ़ा था अपादान का कारक पढ़े थे, जब पढ़ा था हमने कि जब कुछ देने का भाव आए, कि जहाँ कुछ देने का भाव आए वहाँ पर कौन सा कारक आता है? संप्रदान कारक। कौन सा कारक? संप्रदान। तो इसमें कौन सा कारक आ जाएगा? संप्रदान, क्योंकि संप्रदान कारक में देने का भाव होता है। और यहाँ पर राजा क्या दे रहा है? गरीबों को कंबल दे रहा है। क्या दे रहा है? कंबल दे रहा है। तो इसमें कौन सा कारक आएगा? संप्रदान कारक। वह बल्ले से खेल रहा है। वह बल्ले से खेल रहा है। बल्ले से कारक है। देखिए वह बल्ले से खेल रहा है, तो बल्ले से में कारक है। तो बल्ले से, तो साधन से, भाई क्रिया के साधन के द्वारा की जा रही है, तो वहाँ पर कौन सा कारक आता है? कौन सा आता है? करण कारक। से के द्वारा, से के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, किस साधन के द्वारा क्रिया की जा रही है। तो बल्ले से उसकी जो क्रिया हो रही है, तो वहाँ पर कौन सा कारक आ जाएगा? करण कारक आ जाएगा। नदी, प्रश्न नंबर 14, नदी नाव में डूब गई। एक मिनट, नाव नदी में डूब गई। एक कारक बताइए कि नाव नदी में डूब गई, कारक बताइए। तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक। एक तो अधिकरण में पे पर, या में पे पर, और दूसरा क्रिया का आधार कि नाव कहाँ डूब रही है? नदी में। तो जहाँ पर क्रिया का आधार हो
और में विभक्ति का प्रयोग हो रहा हो, वहाँ पर कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक होता है। तो दोस्तों नाव नदी में डूब गई, इसमें अधिकरण कारक है। आगे प्रश्न नंबर 15 है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, कारक बताइए। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, कारक बताइए। तो लड़के ने, अब यहाँ पर जो काम हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? कर्ता के द्वारा। जिसमें कौन सा कारक आ जाएगा? कर्ता कारक, और विभक्ति ने है, कर्ता ने। तो लड़के ने क्या पढ़ी? पुस्तक पढ़ी, तो कारक कौन सा आ जाएगा इसमें? कर्ता कारक आ जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में काल के कितने भेद होते हैं? प्रश्न नंबर 16, हिंदी भाषा में काल के कितने भेद होते हैं? 2 नहीं होते काल के 2 भेद, 4 भी नहीं होते, 5 भी नहीं होते। कितने होते हैं? 3। वर्तमान काल, पहले आएगा भूतकाल, फिर वर्तमान काल, फिर आएगा भविष्यत काल। भूत, वर्तमान और भविष्य। तो काल कितने भेद हो गए? 3 भेद। तो हिंदी भाषा में काल के 3 भेद माने गए हैं। काल का तात्पर्य है, कि काल का तात्पर्य है कल ये भी नहीं होगा, काल मृत्यु भी नहीं होगा, कालीन अवधि भी नहीं होगा। इसमें क्या आएगा? समय, टाइम। काल समय, जैसे कौन से समय में? जैसे भूतकाल में, वर्तमान में या भविष्य में, कि काल क्या हो जाएगा? समय। काल का तात्पर्य हो जाएगा समय। प्रश्न नंबर 18, वाच्य से ज्ञात होता है, कि वाच्य से क्या ज्ञात होता है? कि वाच्य से क्या ज्ञात होता है? वाच्य होता है क्रिया का उद्देश्य। कि वाच्य से जब हम कुछ ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हम क्रिया का उद्देश्य को ही ज्ञात किया जाता है। तो वाच्य से क्रिया का उद्देश्य ज्ञात होता है। प्रश्न 19, संज्ञा के मूलतः कितने भेद होते हैं? कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? सामान्य रूप से देखें तो प्रश्न ये होगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों सभी जानते हो संज्ञा के 2 भेद नहीं होते हैं, 5 भी नहीं होते हैं, और 4 भी नहीं होते। तो संज्ञा कितने भेद होते हैं? 3 भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो संज्ञा के कितने भेद माने गए हैं? 3, व्यक्ति, जाति और भाव। अगला प्रश्न है, जो शब्द प्रयोगानुसार परिवर्तित होता है वह कहलाता है। कि जो शब्द प्रयोगानुसार, कि प्रयोग के अनुसार, देखिए प्रयोग प्लस अनुसार बना है प्रयोगानुसार। कि शब्द का हम प्रयोग के अनुसार जब उसको परिवर्तित कर देते हैं तो वो शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द, विशेषण शब्द, पदबंध और सर्वनाम शब्द। तो जब प्रयोग के अनुसार जब उन शब्दों को परिवर्तन करेंगे तो शब्द कहलाएंगे विकारी, क्योंकि अविकारी शब्दों में हम परिवर्तन कर ही नहीं सकते। और यह विशेषण है ये भी विकारी है, सर्वनाम शब्द है वो भी विकारी है। तो कहलाएगा विकारी शब्द, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल इत्यादि आते हैं। तो विकारी शब्द प्रयोग अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 21, दिए गए शब्दों में जातिवाचक संज्ञा बताएं। कि जो शब्द दे रखे इन शब्दों में से हमको जातिवाचक संज्ञा देखनी है। देखिए, आप सर्वनाम है, रमेश संज्ञा है, कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसमें कौन सी हो जाएगी? लकड़ी। ये कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। जो लकड़ी है वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो आप, जिसकी, कोई और क्या। तो आप ये भी नहीं होगा, जिसका, जिसकी ये भी नहीं होगा, क्या ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये क्या तो किसमें है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो कोई और कुछ, कोई और जो कुछ होता है, कोई और कुछ, ये क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? कोई। शायद ऑप्शन क्या हो जाएगा ना? राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित तत्सम शब्द कौन सा है? कि जो शब्द दे रखे इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? ऊंचा नहीं है, क्योंकि अनुस्वार होता है वो तत्सम होता है, और चंद्र बिंदु जो होती है वो तद्भव शब्द होता है। आग, अग्नि का आग हो गया, तो अग्नि है वो क्या कहला, कौन सा होगा? तत्सम होगा। आग है, तद्भव होगा। तो इसमें क्या आएगा ऑप्शन? अश्रु।
अश्रु क्या हो जाएगा? आंसू। क्या हो जाएगा? आंसू। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। तत्सम शब्द होगा अश्रु। अगला है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? देखिए क्षत्रिय, ये भी तत्सम है, ये भी तद्भव नहीं है। कृष्ण, ये भी नहीं है। गृह, ये भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? गांठ। एक तो देखो हमने इससे पहले एक ट्रिक्स देखी थी, उस ट्रिक्स के आधार पर भी आप इसको पहचान सकते हो। तो ये जो ऊपर चंद्रबिंदु होगी वो क्या होगा? तद्भव शब्द होगा। इसके साथ ही जितनी भी री होती है ये किस में होती है? तत्सम में होती है। और री का क्या हो जाता है? तद्भव में र हो जाता है। तो इसमें तद्भव शब्द होगा गांठ। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? तो देखिए देशज शब्द वो होते हैं जो अपनी बोलचाल की भाषाओं या बोलचाल से लिए जाते हैं। आपस में बोलने में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। तो इसमें देशज शब्द होगा अपना काच। क्या होगा? काच देशज शब्द होगा, ना कि ताकत, सपना, ये सब अलग शब्द हैं। तो देशज होगा अपना काच होगा। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। वापस देखो, निम्न में से योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। देखिए योग रूढ़ क्या होते हैं कि वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण अलग अलग यानी पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है उन्हें हम योग रूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? योग रूढ़। जो अलग अलग शब्दों के से मिलकर बनता है। इसके साथ ही वे आपस में मिलकर एक विशेष अर्थ का भी क्या कराते हैं? हमको बोध कराते हैं। देखो दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बने होते हैं। दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बने होते हैं और उसके साथ ही हमको एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। तो देखो विद्यालय भी दो शब्दों से मिलकर बना, लेकिन ये इसमें विशेष अर्थ का बोध नहीं हो रहा है। हल्दी, सावन, दशानन, दस, धन, आनंद, दो शब्दों से मिलकर बना है और जब इनका योग करेंगे, जोड़ेंगे, तो एक विशेष अर्थ का बोध करा रहे हैं। 10 आनंद तो किसके लिए आएगा? रावण के लिए। तो योगुण शब्दों में वे शब्द होते हैं जो अलग अलग शब्दों के निर्माण से बनते हैं और जब वो आपस में मिलकर क्या करते हैं? एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें हम योगुण कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ब, दशानन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ब, दशानन। प्रश्न नंबर 27, वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं। कि वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त यानी काम में लिए जाते हैं उन शब्दों को हमें क्या कहते हैं? वाक्य है, पूरा वाक्य में जिन शब्दों को हम उनके काम में लेते हैं उन शब्दों को हम कहते क्या हैं? संज्ञा नहीं कहते हैं, क्रिया भी नहीं कहते हैं और सर्वनाम भी नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? पद। कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहा जाता है। प्रश्न नंबर 28, संज्ञा शब्द के पद परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता? कि संज्ञा शब्द है उनका जो पद परिचय होता है उन पद परिचय में किसके बारे में बतलाया नहीं जाता या किसके बारे में बताया नहीं जाता? देखिए लिंग के बारे में बताया जाता है, वचन के बारे में बताया जाता है, संज्ञा के बारे में बताया जाता है। किसके बारे में नहीं बताया जाता? काल के बारे में नहीं बताया जाता। कि संज्ञा शब्दों का जब पद परिचय किया जाता है उनके बारे में बताया जाता है तो काल के बारे में नहीं बताया जाता। पद परिचय में इन तीनों के बारे में बताया जाता है लेकिन काल के बारे में नहीं बताया जाता। फिर है प्रश्न 29, पद परिचय कितने प्रकार के होते हैं? कि जो पद परिचय हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 4 प्रकार के और 5 प्रकार के। तो पद परिचय कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। हमारा राइट ऑप्शन रहेगा द। पद परिचय कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 30, तेज दौड़ती हुई गाय को उसने पकड़ लिया। वाक्य में तेज शब्द है। वाक्य में तेज शब्द है कि तेज दौड़ती हुई गाय को उसने पकड़ लिया। वाक्य में तेज शब्द है।
सर्वनाम नहीं है, विशेषण भी नहीं है और क्रियापद भी नहीं है। तो तेज शब्द होगा क्रिया विशेषण, जिसको हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं, जो लिंग वचन काल के आधार पर उनमें कोई भी परिवर्तित या परिवर्तन नहीं होता। तो तेज जो शब्द है इसमें लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, क्रिया के आधार पर, काल के आधार पर, किसी भी के भी आधार पर इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो तेज शब्द होगा हमारा क्रिया विशेषण पद। तो राइट ऑप्शन होगा ए। प्रश्न नंबर 31 लास्ट प्रश्न ये कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द है, कि निम्न शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। हिंदी ये भी पुल्लिंग है, पूर्णिमा ये भी है, चांदी ये भी है। तो कौन सा पुल्लिंग शब्द है? एक मिनट सर, एक मिनट। देखिए निम्न में से पुल्लिंग शब्द है, देखो ये हिंदी नहीं है, ये स्त्रीलिंग है, पूर्णिमा भी स्त्रीलिंग है, चांदी भी स्त्रीलिंग है। तो कौन सा शब्द हो गया? ब ऑप्शन हमारा राइट होगा। ब जो दही है वो क्या है? पुल्लिंग शब्द है। इसकी जो ट्रिक्स थी हमने RDGDS बाप असम सबदेव वृक्ष द्वांग, ये इसकी ट्रिक्स थी। इससे बनने वाले जितने भी पुल्लिंग शब्द हैं वो आ जाएंगे। तो 21वें प्रश्न में हमारा राइट आंसर होगा ब दही, कि इन चारों में से पुल्लिंग शब्द है दही। हिंदी स्त्रीलिंग है, पूर्णिमा स्त्रीलिंग है और जो चांदी है वो भी स्त्रीलिंग शब्द है। कि दोस्तों आज हमने लगभग 31 क्वेश्चनों का अध्ययन किया है, अभ्यास किया है इनका, और इन जो हमने पिछले टॉपिक पढ़े थे उनमें से लगभग बनने वाले अधिकतर शब्दों को, अधिकतर प्रश्नों को हमने इसमें सम्मिलित किया है। दोस्तों आप भी हमारी तरह ही निरंतर अभ्यास जारी रखें, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कि जितना हम मेहनत करेंगे उतना ही हमें निखार आएगा। इसलिए निरंतर प्रयासरत होने चाहिए, कभी भी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे तो फल तो अपने आप ही हमको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप दोस्तों निरंतर अभ्यास करते रहें। जय हिंद, जय भारत।